हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। जिन बच्चों ने क्लास ज्वाइन कर ली है मुझे हाय हेलो भेज दो। काफ़ी गैप हो गया हमारी क्लास में, मुझे पता है राइट। काफ़ी हॉलीडेज आ गई थी, बीच में भारत बंद हो गया था, जिसकी वजह से फिर से आपकी लाइव क्लास थोड़ी सी उसमें मुश्किल आई थी। बट वी आर बैक, कोई बात नहीं, हमारा सिलेबस तो समय पे पूरा हो ही जाएगा। बट दैट हॉलीडे शुड हैव गिवन यू टाइम, आपको समय मिल गया होगा क्वेश्चंस करने का, वापस से रिवीजन करने का। हर चीज को अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है आपको, चाहे एक दो क्लास आगे पीछे हो जाए, पर आपकी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए। आपके लिए सब कुछ नया है राइट तो आप जितना रिवीजन करेंगे, जितने मौके मिल पा रहे हैं रिवीजन करने के विदाउट एनी बर्डन कि अब ये भी क्लास है और एक्स्ट्रा नोट्स आ गए, विदाउट बर्डन जितनी चीजें आ रही है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हेलो वैभव, गुड इवनिंग राइट। आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, जो भी बच्चे आ चुके हैं लाइव अटेंडेंस दे दो। सबसे पहले तो मुझे गुड इवनिंग ये सब चीजें लिख दीजिए ताकि मुझे पता लगे कि कौन कौन बच्चा आया है क्लास अटेंड करने। देख रही हूं मैं सभी को। और अभी कितने क्वेश्चन सॉल्व किए मुझे ये भी बताइए, और क्या क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। जो डीपीपीज आपको मिल रही है, जिनको हम डीएसएस बोल रहे हैं, या फिर जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, जो डीएसएस मिल रही है सॉल्व हो रही है, क्योंकि आपका टेस्ट है। फिर से बता देती हूँ, टुमारो इज सैटरडे राइट, नेक्स्ट सैटरडे को है आई गेस आपका टेस्ट, नॉट दिस सैटरडे। अगले शनिवार को आपका टेस्ट होगा, जिसमें आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। अगले शनिवार तक आपका सिर्फ और सिर्फ मैंने मोल कंसेप्ट रखा है अभी, ठीक है। उसके बाद लेटर ऑन मैं थोड़ा सिलेबस बढ़ा दूंगी। अभी आपको अपना मोल कंसेप्ट ही स्ट्रॉन्ग करना है राइट क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो बाकी के चैप्टर्स है वो फिर भी हो जाते फॉर्मूला बेस्ड हैं, ठीक है, और इतने सवाल नहीं आते उनसे जितने मोल कंसेप्ट से आते हैं। कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहा डीएस से। हाँ बच्चा, तो डाउट्स में पूछिए राइट, डाउट्स में पूछिए। आपकी एक डाउट सेशन की क्लास होगी, अगर इस सैटरडे नहीं है तो किसी और सैटरडे होगी, तो कंपाइल करके रखिए अपने डाउट्स राइट। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपके डाउट्स है आज आप मुझे क्लास में बता दें, जैसे क्लास एंड हो रही है, या फिर एक और काम कर सकते हैं, जैसे ही डाउट आता है इस ऐप में एक डाउट्स वाला सेशन है, एक डाउट्स वाला सेक्शन आता है जहां पे मेरा वीडियो चल रहा है ना, रोक के आप डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी वीडियो के नीचे डाउट्स आप लिख दीजिए कि मैम इस डीएसए में, डीएसए नंबर 1 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, डीएसए नंबर 4 ऑफ मोल कंसेप्ट में ये वाले क्वेश्चंस में डाउट है, तो आप लिख देंगे। तो क्या करूंगी मैं अगली क्लास में, ठीक है, आपके वो डाउट्स में डिस्कस कर लूंगी, या फिर मैं अलग से सेशन लगा लूंगी जिसमें सिर्फ आपके डाउट्स में सॉल्व करूंगी राइट। क्योंकि अगर आप मेरे से पढ़ने आए तो उसका पूरा इस्तेमाल कीजिए। आप मुझे बोलिए कि मैम पुट दिस ऑन होल्ड, इसको होल्ड पे रखो, पहले जो पिछले वाला है उसके डाउट्स करवा देते हैं, पहले हम डाउट सॉल्व कर देते हैं। जरूर करूंगी मैं राइट तो अपने डाउट्स मेरे को पोस्ट कर दो अभी आपके पास, ये नो वरीज। आप मुझे कोई भी लेक्चर के नीचे डाउट्स में लिख के दे देना कि मैम ये डीएसएस में ये डाउट्स है। गॉट इट, ठीक है बच्चा। जब अभी तो आप मेरे को लाइव देख रहे हैं राइट, फिर जब आप दोबारा से रिकॉर्डेड सेशन देखते हैं तो आपके पास एक कॉलम आएगा डाउट्स का, वहां पे, ठीक है, डाउट्स पे क्लिक करोगे तो आप वहां पे जाके आप टाइप कर सकते हो डीएसए नंबर दैट ये डाउट्स, ठीक है। अभी तो आपकी लाइव क्लास चल रही है, आप चैट बॉक्स में मेरे को रिप्लाई करो। जब खत्म हो जाएगी तो कोई भी वीडियो, स्पेशली लेटेस्ट वीडियो में करोगे तो हेल्पफुल रहेगा, मुझे दिख भी जाएगा आसानी से। तो इस वीडियो के नीचे कर देना कि मैम इस डीएसए में ये क्वेश्चंस में डाउट है, तो फिर हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है तो वो भी फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी की शुरुआत हम जितनी स्लोली आपकी स्पीड से चलने वाली हूं मैं, ठीक है, मेरी स्पीड से चलेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ना आपका फायदा ना मेरा फायदा, आपकी स्पीड से चलूंगी मैं, तो आप ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। आई होप, और अगर आपको फिर भी समझ रहा है ना बच्चा कि मैम कहाँ पे डाउट पोस्ट करने, तो आपके पास एक चैट सपोर्ट होगा, कोई तो सपोर्ट है, सपोर्ट टीम होती है राइट, उनके नंबर्स होते हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो झट से बता देंगे, है ना। तो इस पे ज्यादा वरी करने की बात नहीं है, आपको हेल्प मिलती रहती है,
चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है ये चैप्टर। ये मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाती हूँ क्योंकि ये चैप्टर ना जल्दी से किसी के समझ में नहीं आता है, क्योंकि अगर आप एक एक बारीकी नहीं पढ़ोगे, ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो फिर बारीकियों से अपन पढ़ते हैं, हर चीज समझते हुए चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा ये भी रिकॉल करना भूल, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने कहाँ तक छोड़ा था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हम फेलियर ऑफ ईएम वेव थ्योरी से हमें शुरुआत करनी है आज की क्लास की। फिर हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सारी चीजें क्या है आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ये तो बात कर ली थी कि जो हमारी वेव्स होती है बच्चा, राइट तो वेव्स क्या होती है, इस प्रकार की वेव होती है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ रहे थे, है ना। अब यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द गिवन वेव इज इक्वल टू, क्या हमने ये सवाल किया था लास्ट क्लास में? थोड़े से दिन हो गए और मेरी 4 क्लासेस पैरेलल चलती है, तो मुझे थोड़ा सा रिकॉल करने में टाइम लगता है किस क्लास में क्या करवा दिया और किस में क्या नहीं करवाया। तो मुझे बताइए, हेल्प कीजिए, क्या ये क्वेश्चन हमने किया था? क्या ये क्वेश्चन हमने किया था? हेलो इब्रार, वेलकम टू द क्लास। हाँ जी, हाँ जी, क्या ये क्वेश्चन किया था? नहीं किया था तो लेट अस डू इट। ये क्वेश्चन है, द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द गिवन वेव इज इक्वल टू, आपके पास इस प्रकार की वेव दी हुई है, डिस्टेंस का मतलब होता है वेवलेंथ निकालनी है। तो इस वेव की वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है। मैंने क्या बोला था? नहीं हुआ था, ओके कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बोला था किसी भी दो, या तो हम इस प्रकार से वेवलेंथ को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि इस प्रकार से मैंने एक वेव बनाई है, राइट। मैंने बोला था कि या तो वो दो क्रेस्ट्स के बीच का डिस्टेंस होता है जिसको मैं लैम्डा बोलती हूँ, या फिर वो इसी प्रकार से थोड़ी सी बड़ी वेवलेंथ बना देते हैं यहाँ तक, या फिर दो ट्रफ्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको मैं बोलती हूँ वन वेवलेंथ। बताया था, बट ये डेफिनेशन थोड़ी एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्सटेंड कैसे कर रही हूँ कि जैसे ये यहाँ से शुरू हो रही है, सभी को दिख रही है ये वाली वेवलेंथ, ये एक ऊपर टर्न किया, एक नीचे टर्न किया, दिखाई दे रहा है, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया, तो ये होती है मेरी वन वेवलेंथ, होती है एक वेवलेंथ। सिमिलरली यहाँ से ऊंचा गया, एक नीचा कर्व आया, तो ये होती है मेरी सेकेंड वेवलेंथ, ठीक है। तो अब इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? दिस इज 1 लैम्डा, दिस इज 2 लैम्डा, तो टोटल डिस्टेंस हो गया इसका 2 लैम्डा, राइट। ये बेसिक चीजें आपको समझ आनी चाहिए यार इन क्लास 11th। अगर ये भी पढ़ना नहीं आएगा तो थोड़ी बुरी बात है, इसीलिए मैं बेसिक चीजें भी क्लियर करते हुए चलिए, राइट। तो 11th स्टैंडर्ड में है तो 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें समझ आए, दिस इज अ 2 वेवलेंथ, पूरा मतलब 2 लैम्डा की वेवलेंथ है ये, अंडरस्टूड। चले आगे, चलिए अब बच्चा नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ी थी हमने लास्ट क्लास में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था कि जो आपकी लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि आप रिमोट ऑपरेट करते हो, या फिर आपके घरों में टीवी जो सैटेलाइट से चलता है, या फिर आप जो और चीजें आपके आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप एफएम सुन रहे हो गाड़ी में चलते चलते, या फिर आप खाना गर्म करते हो माइक्रोवेव यूज करके। माइक्रोवेव क्या है? एक प्रकार की रेडिएशन है। आपका रिमोट कैसे कंट्रोल हो रहा है? थ्रू सम रेडिएशन। आप सैटेलाइट के थ्रू कैसे टीवी देख पा रहे हो? थ्रू सम रेडिएशंस, राइट। आप फोन पे वायरलेस कैसे बात कर पा रहे हो? थ्रू सम रेडिएशंस। आप एक्सरे करवाने जाते हैं जब अपना, तब भी आपके अंदर एक रेज फेंकी जाती है, तब आपके अंदर की हड्डियां एकदम क्लियर दिखने लग जाती है। तो हमारे वर्ल्ड में, हमारे यूनिवर्स में इतनी तरीके की रेडिएशंस है जिनको हमने एक तरीके से क्लासिफाई किया है, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में ये सारी ही तरीके की रेडिएशन समाती हैं, जिसमें से एक छोटा सा पार्ट हमारा विजिबल रेस का भी है। याद है लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करी थी। मैंने बोला था एक होती है आपकी गामा रेज, राइट, एक होती है गामा रेज। इनकी होती है बच्चा सबसे छोटी वेवलेंथ। क्या होती है इसकी? सबसे छोटी वेवलेंथ होती है। उसके बाद आती है आपकी एक्स रेज, राइट।
उसके बाद आती है आपकी कौन सी, ठीक है, फिर आती है आपकी राम इज वेरी अंडरस्टैंडिंग, आती है आपकी यूवी रेज, ठीक है, उसके बाद आती है आपकी विजिबल रेज, ठीक है, उसके बाद कौन सी आती है आपकी, उसके बाद आती है आपकी माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव, ठीक है, उसके बाद आती है आपकी रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, ठीक है। इस प्रकार से आपकी वेव्स होती है। देखिए आर, एक और आईआर वेव्स रहेगी, उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, आईआर वेव्स, माइक्रोवेव्स, फिर आती है आईआर वेव्स, फिर आती है आपकी रेडियो वेव्स। यस, अब नाउ इट इज करेक्ट। मुझे थोड़ा उल्टा याद है, मैं इस प्रकार से याद रखती हूँ, मैं इस प्रकार से शुरू हो गई लिखना, ठीक है। तो ये आपकी वेव्स होती है जिसमें सारी वेव्स समा गई। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, अलग अलग यूजेस के काम आती है माइक्रोवेव्स जो आप यूज करते हैं। तो मैंने एक और चीज बताई थी कि जैसे आप इस तरफ जाते हैं तो आपकी क्या होती है, वेवलेंथ होती है इंक्रीज, राइट, एंड सिमिलरली जब आप इस तरफ जाते हैं तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है डिक्रीज। ये वाली सारी चीजें भी हमने बात करी थी, राइट। इधर जाते तो वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, और तो मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या हो गए, एक दूसरे की इनवर्स रिलेशनशिप हो जाते हैं, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि जो हायर फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं बच्चा, हायर फ्रीक्वेंसी की आपके लिए बहुत टॉक्सिक होती है बॉडी के लिए, इसीलिए ज्यादा एक्सरेज नहीं कराने चाहिए, है ना। इसीलिए आपको गामा रेज से तो कभी वो होना ही नहीं पड़े सामना, क्योंकि दीज आर वेरी हार्मफुल। पर जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है जैसे रेडियो वेव्स हो, तो हमारी पूरी अभी एटमॉस्फेयर में समाई हुई है, राइट। आधी चीज हमारी रेडियो वेव से चल रही है, एफएम हो गया, एएम हो गया, ये सारी चीजें क्या है आपकी रेडियो वेव्स है, राइट। तो जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है वो हमारी बॉडी के लिए इतनी हानिकारक नहीं होती। अब ये जो वेव्स हैं, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी जिसने बोला था कि जो सारी रेडिएशंस है ये वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। ये वेव कैसी होती है, इनका एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है। बात करी थी कि ये एक्सेलरेटेड पार्टिकल की तरह जाती है, और इस एक्सेलरेटेड पार्टिकल का एक 90 डिग्री पे मैग्नेटिक कंपोनेंट है तो दूसरे 90 डिग्री पे है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इसीलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो थ्योरी है कि ये वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है, कैसे कि ये सारी रेडिएशन वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। थ्योरी के बुलेट पॉइंट्स क्या थे, तो हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे उसके हिसाब से क्या था, मैंने बताया था कि जैसे एक रॉड है, एक रॉड को जब मैं गर्म करती हूँ बच्चा, है ना, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, अ सोर्स लाइक अ हीटेड रॉड emits energy continuously in the form of radiation that is no change in wavelength or frequency of the emitted radiation even on increasing the energy radiated। ये थ्योरी क्या बोलती है, ये थ्योरी बोलती है कि अगर मैंने गरम रॉड ली, एक रॉड है मेरे पास, इस प्रकार से मैंने एक रॉड लिया, ठीक है, इस रॉड को क्या करती गई, मैं यहाँ से हीट करती गई इस रॉड को, ठीक है। जैसे ही मैं हीट करूंगी तो ये थ्योरी बोलती है कि जैसे ही आप इस रॉड को हीट करोगे तो फिर ये रॉड गर्म होगी और क्या करेगी, रेडिएशंस आगे फेंकेगी, ठीक है। एमिट्स एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट करती रहेगी एनर्जी, राइट। और जैसे ही आपने हीट इंक्रीज कर दी, मतलब यहाँ से एनर्जी इंक्रीज कर दी, तो पहले अगर इस एरिया से 3 एनर्जी की रेडिएशन निकल रही थी तो अब इस एरिया से 5 या 6 एनर्जी की रेडिएशन निकलने लग जाएंगी, बट इनकी वेवलेंथ सेम रहेगी और इनकी फ्रीक्वेंसी, मतलब जिस वेवलेंथ की या जिस एनर्जी की रेज निकल रही है वो कांस्टेंट रहेगी, बस उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। समझ आया, उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ये थ्योरी बोलती है ईएम वेव थ्योरी, बट दिस इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि अगर आप एक्चुअली में कभी कोई रॉड गरम करोगे तो आप देखोगे पहले गरम होके वो रेड कलर की होती है,
फिर धीरे धीरे वो येलो या व्हाइट कलर में कन्वर्ट होती है, और गर्म करोगे और एनर्जी दोगे तो वो एक्चुअली ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाती है। जो एकदम हॉटेस्ट थिंग है ना बच्चा, जो बहुत गर्म होती है, वो एक्चुअली ब्लू होती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आपने कभी स्टोव तो चलाया होगा, घर में खाना बनाती मम्मी और वो गैस वाला स्टोव है अगर आपके घर में, तो आप देखना उसमें से ब्लू फ्लेम निकलती है और साइड में होती है येलो फ्लेम, राइट। बीच में ब्लू होती है, साइड में येलो होती है। जो ब्लू पार्ट है दैट इज एक्चुअली द हॉटेस्ट पार्ट और येलो पार्ट उससे कम गर्म होता है। तो इससे समझ आया कि जब बहुत ज्यादा गर्म कोई चीज होती है वो एक्चुअली ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ठीक है, चले आगे। अब ये थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं था। ये थ्योरी बोलती थी कि अगर मैं रॉड को गर्म करूंगी तो होना क्या चाहिए, रॉड को गर्म करने से जो एनर्जी है वो तो रेडिएट आउट होगी, बट अगर मैं ज्यादा एनर्जी से उसको हीट करूंगी तो केवल ज्यादा एनर्जी रेडिएट आउट होगी, बट उस एनर्जी की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट बोलती है दीज रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का यही था कि ये जो सारी रेडिएशंस है जो भी हमारे आसपास है, इनका कैसा होता है, इनका होता है ओरिजिन किस प्रकार का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के नेचर होता है। अंडरस्टूड, ठीक है। अब उसके बाद है फेलियर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। हमें पता है कि ये फेल तो करी थी थ्योरी, क्योंकि सबसे पहले आया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या मुझे बताइए, क्या हमने लास्ट क्लास में इसकी बात करी थी? क्या मैंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपको समझाया था? नहीं समझाया था तो आई स्टार्ट फ्रॉम हियर। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करी थी क्या, कि मैंने दूसरी क्लास में करी थी। मेरी 4 क्लासेस पैरेलल चल रही है, तो प्लीज मुझे बता दीजिए। हाँ जी, जल्दी से बताइए, मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ। नहीं कराया, चलो थैंक यू सो मच। चलिए अब यहाँ पे क्या है, फेलियर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। सबसे बड़ा फेलियर है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, जैसे कि एक ब्लैक बॉडी क्या है पहले वो समझ लेते हैं। एक ब्लैक बॉडी बच्चा वो आइडियल बॉडी होती है जो सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर लेती है और सारी तरीके की एनर्जी एमिट आउट भी करती है। जैसे हमने देखा इतनी प्रकार की रेडिएशंस है, इतनी प्रकार की, तो एक आइडियल ब्लैक बॉडी वो है ये जो सारी प्रकार की रेडिएशंस अपने अंदर भी ले लेती है और सारी प्रकार की रेडिएशंस को एमिट आउट भी करती है। उसे बोलते हैं एक आइडियल ब्लैक बॉडी। ठीक है, एक आइडियल ब्लैक बॉडी वो होती है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। मैक्सवेल कौन थे, जिन्होंने दी थी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में। उन्होंने बताया था, उन्होंने बताया था कि जो हमारी रेडिएशंस है वो वेव के नेचर में ट्रैवल करती है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, अगर मैं ऑन हीटिंग अ बॉडी द इंटेंसिटी शुड इंक्रीज, दैट इज द एनर्जी। ये वही बात बोल रहे हैं, यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है कि मैक्सवेल ने बोला था कि जब मैं किसी भी बॉडी को, मैंने इस प्रकार की बॉडी बना दी, इसको मैं कर रही हूँ हीट, यहां से मैंने इसको हीट देना चालू किया। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं कि आप इस बॉडी को जितना हीट कर रहे हो तो क्या करोगे, धीरे धीरे आप इसकी एनर्जी बढ़ाना शुरू करोगे। ऑब्वियसली कोई चीज को हीट करोगे तो उसके अंदर की एनर्जी इंक्रीज होती है, ये तो हमें पता है ना। जब भी किसी चीज को गर्म करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। तो इन्होंने बोला था कि जब उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है, तो फॉर एग्जांपल जब कम एनर्जी थी तो इसमें से 1 या 2 रेडिएशंस बाहर निकल रहे होंगे, पर जब एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तब जो रेडिएशन एमिट आउट करेगी वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो सिर्फ इतना बताया था मैक्सवेल ने। अब उन्होंने ये नहीं बोला था कि जो रेडिएशंस एमिट आउट हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम रहेगी, ये बोला था उन्होंने। ये नहीं बोला था कि वो चेंज होंगे। ठीक है, उन्होंने केवल ये बोला था किसी भी बॉडी को मैं हीट करता हूँ, अगर मैंने उसकी एनर्जी बढ़ाई तो फिर उसकी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस जो एमिट आउट हो रहे हैं वो बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, ऑन हीटिंग अ बॉडी द इंटेंसिटी शुड इंक्रीज, दैट इज एनर्जी रेडिएटेड per unit area should increase without having any effect on the wavelength or the frequency.
समझे? ये पॉइंट समझ आया कि सिर्फ जब मैं बॉडी हीट करूंगी तो क्या होना चाहिए, केवल इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशंस, मतलब पहले अगर इतनी सी जगह से 2 रेडिएशंस निकल रहे थे तो अब 50 निकलने लग जाएंगे, पर उन 50 की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी जैसे जैसे एनर्जी उसको मिलती जाएगी। मतलब चाहे कितनी भी एनर्जी इंक्रीज हो जाए, वेवलेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ेगा, केवल इंटेंसिटी नंबर पे फर्क पड़ेगा। बट ये तो गलत है, हमें पता है, राइट? तो बट वी ऑब्जर्व, क्योंकि हमने एक्चुअली ऑब्जर्व किया अपनी आंखों से कि जब भी मैं किसी रॉड को हीट करती हूँ तो पहले वो रेड कलर की होती है, फिर वो व्हाइट कलर की होती है, एंड देन इट बिकम्स ब्लू एट द वेरी हाई टेम्परेचर। बहुत हाई टेम्परेचर पे वो ब्लू हो जाती है। दिस मीन्स दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशंस इज चेंजिंग। क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। हो रही है कि नहीं? जैसे कि मैंने आपको जब विजिबल स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, मैंने क्या बताया था? पीछे चलते दोबारा से, जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, यहीं पे बता देती हूँ। चलो, जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम होता है उसमें क्या होता है? उसमें आपके सारे जो रेनबो के कलर्स होते हैं विबग्योर, राइट? जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो वायलेट से स्टार्ट होके रेड पे खत्म होता है, और वो 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होता है और 750 नैनोमीटर तक जाता है। ये क्या है? उसकी वेवलेंथ है। तो अगर वेवलेंथ चेंज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी भी होगी। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की क्या रिलेशनशिप है? दिस प्रकार से रिलेशनशिप है, C इज इक्वल्स टू लैम्डा न्यू इज द रिलेशनशिप, राइट? कि अगर वेवलेंथ चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी भी होगी, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार से भी लिख के दिखा सकती हूँ, लैम्डा इज इक्वल्स टू C बाय न्यू, है कि नहीं? तो अगर वेवलेंथ चेंज होती है तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी होती है। लैम्डा है आपकी वेवलेंथ, न्यू ये है आपकी फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है आपकी? ये है बच्चा आपकी स्पीड ऑफ लाइट, एंड स्पीड ऑफ लाइट इज अ कांस्टेंट एज वी ऑल नो। ये तो हमें सभी को पता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है? एक कांस्टेंट है। देखो अभी जो मैं बोल रही हूँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन लग सकती है एक साथ, बट धीरे धीरे उसको ग्रास्प करने की कोशिश करिए। अभी तक मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं। वो एक पूरा स्पेक्ट्रम है, इतनी सारी रेडिएशंस है, उन सभी को मैंने एक बॉक्स में डाल दिया जिसको मैं बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन सभी में इतनी सारी रेडिएशंस है, सभी की अलग अलग वेवलेंथ्स है, अलग अलग सभी की क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इतना समझ आया? उनकी डिक्रीजिंग वेवलेंथ क्या है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ क्या है। अब इनका वेव नेचर होता है, ये मैक्सवेल ने बताया। मैक्सवेल की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। वो बोलती थी कि क्या होता है जब भी किसी चीज को मैं हीट करती हूँ, वो क्या होता है जब भी किसी चीज को हीट करती हूँ तो अगर वो हीट करने से उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी तो केवल उसकी इंटेंसिटी ऑफ एमिटिंग आउट रेडिएशंस इंक्रीज होंगी, नंबर ऑफ रेडिएशन, पर उस रेडिएशन की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में कोई अंतर नहीं आएगा। बट हमने अपनी आंखों से देखा है कि अगर मैं किसी रॉड को गर्म करती हूँ तो पहले वो रेड होती है, फिर व्हाइट होती है, फिर ब्लू होती है, और फिर यहाँ से मुझे पता चला कि मैम वायलेट या फिर ब्लू कलर की और रेड कलर की तो वेवलेंथ अलग है, वेवलेंथ अलग है तो फ्रीक्वेंसी भी अलग होगी। मतलब एनर्जी इंक्रीज करने पे आपकी एक्चुअली वेवलेंथ और आपकी फ्रीक्वेंसी दोनों की दोनों क्या हो रही है? चेंज हो रही है कि नहीं? मतलब ये दोनों क्या है? एनर्जी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो मैक्सवेल की थ्योरी यहाँ पे गलत साबित होती है। एन आइडियल बॉडी, यहाँ पे ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ पे लिख लीजिए एन आइडियल ब्लैक बॉडी। क्या लिखना है? एन आइडियल ब्लैक बॉडी विच एमिट्स एंड अब्सॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। हाँ, मतलब एक ही बात है, एक आइडियल बॉडी जो कि एमिट और एब्सॉर्ब करती है हर तरीके के रेडिएशन को, उसको मैं बोलती हूँ ब्लैक बॉडी। एंड रेडिएशंस एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सिंपल, आइए चीज समझ। ठीक है, नेक्स्ट देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एक चीज, एक ग्राफ विच इज वेरी पॉपुलर, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ पे देखिए आप, ये ग्राफ में क्या है? द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद वेवलेंथ एट डिफरेंट टेम्परेचर फॉर अ ब्लैक बॉडी। आपने क्या किया है? आपने इसका एक ग्राफ प्लॉट किया है, नीचे है वेवलेंथ, यहाँ पे है इंटेंसिटी, और आपने ये ग्राफ 3 अलग अलग टेम्परेचर्स पे लिया है। अब आप देखो, पहले टेम्परेचर और वेवलेंथ पे हम ध्यान देते हैं। अब मैंने क्या किया, ये मेरा रेड स्टार है, रेड स्टार का टेम्परेचर देखिए 4000 केल्विन।
फिर मैं येलो पे गई तो टेम्परेचर बढ़ गया 6000 केल्विन, फिर मैं ब्लू स्टार पे गई तो मेरा टेम्परेचर और बढ़ गया विच इज 18000 केल्विन, राइट। अब आप एक और चीज नोटिस करोगे कि जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कि आपको दिख रहा है कि जो पीक है, मेरी जो पीक है जहां पे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, वो पीक इस साइड शिफ्ट हो रही, दिखाई दे रहा है। जब मेरा 4000 टेम्परेचर है तो पीक मेरी कुछ 1000 के आसपास है, जब मेरा 6000 टेम्परेचर है तो पीक मेरी कुछ यहाँ पे आ रही है, और जब मेरा 18000 टेम्परेचर है तो पीक मेरी कुछ 500 के आसपास पहुंची कि नहीं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर, अब आपको समझ आया कि जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर और वेवलेंथ की इनवर्स रिलेशनशिप है, ये भी मुझे समझ आया कि नहीं आया। टेम्परेचर और वेवलेंथ की इनवर्स रिलेशनशिप है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वेवलेंथ कम होती जा रही है। अब मैं टेम्परेचर को एक्चुअली एनर्जी से कोरिलेट कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, आपने तो बचपन में पढ़ा होगा, किसी भी, अब कोई वाटर को बॉईल करती हूँ तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ, तो आपने देखा है वाटर बॉईल होके कैसे एकदम इधर उधर भागने लग जाता है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गर्म करते हैं तो उनमें बच्चा एनर्जी आती है। कौन सी एनर्जी? उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। याद रखना, जब भी किसी चीज को हीट करते हो, जैसे मुझे भी हीट कर दिया आपने, चलो मैं ये पेन को हीट कर दिया तो ये गर्म होता है, राइट। गरम क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी एक भागने लग जाते हैं, वाइब्रेट होने लग जाते हैं, राइट। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर को मैं डायरेक्टली एनर्जी से भी कोरिलेट कर सकती हूँ। तो बोल सकती हूँ कि जैसे जैसे एनर्जी और जो मेरी वेवलेंथ है, इन दोनों की भी क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है। सिर्फ एनर्जी और टेम्परेचर को कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वेवलेंथ कम होती जाती है ना। अब ये हमने और कैसे देखा कि जब मैं किसी भी हॉट बॉडी को और एनर्जी देके हीट करती हूँ तो उसका कलर एक्चुअली ब्लू हो जाता है। और ब्लू कलर देखो, ब्लू कलर है आपका वायलेट के बाद ही कहीं आएगा, यहीं पे कहीं आएगा, तो 400 नैनोमीटर के आसपास होती है उसकी वेवलेंथ। रेड होता है जो सबसे कम गर्म होता है, उसकी वेवलेंथ देखो सबसे ज्यादा है। तो जिसमें एनर्जी सबसे कम है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, इसीलिए वो ब्लू कलर का नजर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहे। तो हमारे जो स्पेक्ट्रम है, जो कलर्स हमें दिखते हैं, वो एक्चुअली कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ है जो हमारे आईज हमें रीड कर पाती है। हमें IR रेज क्यों नहीं दिखती? क्योंकि वो वेवलेंथ हमारी आईज रीड नहीं कर पाती, उसका कोई कलर डिफाइन नहीं कर पाती, राइट। तो केवल ये वाली जो वेवलेंथ है ये हमारी आईज क्या कर सकती है? डिटेक्ट कर सकती है, ठीक है। आई ये चीज समझ आई? अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इनकी डिफरेंट हाइट्स भी है ना। तो इसको थोड़ा सा बैठ के सोचो ऐसा क्यों हुआ। ये इंटेंसिटी क्या बोला था मैंने? नंबर बोला था। क्या बोला था? नंबर बोला था। कितने नंबर आपके, नंबर ऑफ एनर्जी या नंबर ऑफ फोटॉन्स या नंबर ऑफ रेडिएशंस आपके क्या हो रहे हैं? एमिट आउट हो रहे हैं। तो आप देखोगे कि जब मेरा टेम्परेचर कम है तो फिर मेरा जो एमिशन है वो भी क्या हो रहा है? इंटेंसिटी क्या है? वो भी कम है। पर जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एक्चुअली मेरी इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते कि जब एनर्जी इंक्रीज होती है तो एक्चुअली इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ रेडिएशंस कमिंग आउटसाइड वो भी इंक्रीज होते हैं। वो चीज़ आप डिनाई नहीं कर सकते जो मैक्सवेल ने बोली थी कि जब एनर्जी इंक्रीज होती है तो इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, विच इज ट्रू। लुक एट दिस ग्राफ। बट उसी के साथ साथ और क्या होता है? उसी के साथ साथ आपकी वेवलेंथ भी चेंज होती है। वेवलेंथ चेंज होगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है। तो आज ब्लैक बॉडी से क्या सीखा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन से ये सीखा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कुछ नहीं है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक वो चीज है जिस पे स्टडी की गई थी, क्योंकि ब्लैक बॉडी, क्योंकि हमेशा जो भी साइंटिस्ट बच्चा स्टडी करते हैं ना वो एक आइडियल ऑब्जेक्ट पे करना चाहते हैं, ठीक है, कि जिसकी एकदम कंडीशंस आइडियल हो। इसीलिए उन्होंने स्टडी एक ब्लैक बॉडी पे किया था जो सारे के सारे रेडिएशंस अब्सॉर्ब भी कर ले और एमिट आउट भी कर ले। फिर उन्होंने देखा कि इवन वो ब्लैक बॉडी का क्या हो रहा था, जब वो कम गर्म थी तो वो रेड थी, फिर वो और गर्म हुई तो वाइट हुई, ज्यादा गर्म हुई तो ब्लू कलर की हो गई।
राइट इसका ये मतलब है कि एनर्जी इंक्रीज होने पे वेवलेंथ पे फर्क पड़ रहा है, वेवलेंथ कम हो रही है, साथ ही में इंटेंसिटी पे भी फर्क पड़ रहा है ना। जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ती जा रही, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। अंडरस्टूड? दिस वाज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दो चीजें हैं जो मैक्सवेल की वेव थ्योरी को क्या करती हैं, एकदम डिनाई करती हैं। दीज आर द फेलियर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है, जो वेव थ्योरी दी थी मैक्सवेल ने, उसके फेलियर्स है। सिर्फ दो एग्जांपल्स हैं उसके, एक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो मैक्सवेल की एक मोटी बात अपने दिमाग में रख लो। मैक्सवेल ने बोला था एनर्जी इंक्रीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रीक्वेंसी पे, कोई फर्क नहीं पड़ता वेवलेंथ पे। ये उन्होंने बोला था। क्या बोला था? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज नहीं होती एनर्जी इंक्रीज करने पे। वो हमने एक एग्जाम्पल देखा ब्लैक बॉडी। दूसरा एग्जाम्पल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इफेक्ट समझने के लिए आपको ये डायग्राम देखना है मेरे साथ। ये डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम मेटल। मतलब मैंने एक मेटल प्लेट ली, उस मेटल प्लेट पे मैंने लाइट मारी। आप लाइट ही समझ लीजिए, ठीक है। लाइट मारी मैंने, आपको आती हुई दिख रही है ऐसे हेजल आरो से। तो ये लाइट के फोटॉन्स आपने इस पे मारे। तो आपने जैसे ही लाइट के फोटॉन्स मारे तो आप देखोगे कि यहाँ से कुछ इजेक्ट आउट हो रहा है। ये इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आपने इस मेटल पे लाइट मारी वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, इजेक्ट आउट हुए फ्रॉम द सरफेस। राइट अब ये इजेक्ट आउट कब हुए इलेक्ट्रॉन्स, ये हमें सीखना था। तो ये सीखने के लिए मैक्सवेल की थ्योरी क्या कहती है कि वो तो केवल नंबर पे डिपेंड करती है ना। मैक्सवेल की थ्योरी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलने चालू हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल क्या हुआ, उन्होंने बोला कि अगर आपको इस सोडियम मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं और नहीं निकल रहे तो आप क्या करो, इन फोटॉन्स की इंटेंसिटी बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाएंगे। बट जब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो देखा गया ऐसा तो होता ही नहीं है। ये क्या होता है, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि जब तक ये फोटॉन्स किसी एक मिनिमम एनर्जी के नहीं थे, किसके, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं न्यू नॉट, क्या बोलते हैं, न्यू नॉट। और एक्चुअली मिनिमम फ्रीक्वेंसी को एक नया नाम दिया गया विच इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन रेडिएशंस विद सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट strike the surface of metal the electrons are ejected। तो जब तक मैं न्यू नॉट मतलब इतनी कम, ये क्या है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम है जो केमिस्ट्री में यूज होता है, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। राइट, 1 सेकेंड, हाँ जी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जब तक इस फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स मैं अपनी इस प्लेट पे नहीं डालूंगी तब तक एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं निकलेगा। जैसे ही इस न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी या इससे कम की हमने अगर रेडिएशन डाली, लाइट डाली, तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। जैसे ही न्यू नॉट के डाली वैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाएगा। समझ आया? दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हुए हैं उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। वही कि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग होना चाहिए था कि अगर जैसे इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दूं, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दूं, इंटेंसिटी को आप सिर्फ और सिर्फ किससे कोरिलेट करेंगे, नंबर से, राइट। तो मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स या नंबर ऑफ रेडिएशंस अगर बढ़ा दूं तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट बीइंग इजेक्टेड। ठीक है, शुड डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, दैट इज इफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट बीइंग इजेक्टेड देन ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी दे कैन बी इजेक्टेड। वही बात जो मैंने आपको समझाई, थ्योरी में लिखी हुई है, नोट्स आपके काम आएंगे। इतनी चीज समझ आ गई, इतनी चीजें समझ आ रही जो मैं बोल रही हूँ, राइट। बेटा जहाँ पे भी लग रहा है मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ तो आप मुझे बोल सकते हो कि मैम एक और बार बता दो,
क्योंकि ये वाले जो टॉपिक्स है ना आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर समझोगे नहीं ना तो क्या होगा, 2 महीने बाद पढ़ने का भी मन नहीं करेगा इसको, कि जब समझ में नहीं आती ना चीजें तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता बाद में। तो अभी समझ लो ताकि बाद में रिविजन में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए, ये चीजें समझ आई समझ। चले आगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था कि जब तक एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी नहीं मारूंगी लाइट की मेटल पे तब तक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं होगा। बट मैक्सवेल ने बोला था कि सिर्फ वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट देख लीजिए। एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से किया गया, तो सिंपल सा है कि एक ग्लास ट्यूब ली है। इस ग्लास ट्यूब में ये रहा आपका मेटल सरफेस दिखाई दे रहा है। इस मेटल सरफेस पे आपने लाइट मारा, जैसे ही लाइट मारा वैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा। यहाँ पे नो टाइम लैग होता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कितना टाइम लैग होता है जब मैं लाइट मारती हूँ इलेक्ट्रॉन निकलने में, तो उसका आंसर होता है नो, बिल्कुल भी टाइम लैग नहीं होता। जैसे ही लाइट मारते हो वैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होता है। ये वैक्यूम चैम्बर है, यहाँ पे डिटेक्टर है जो इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट करता है और यहाँ पे करंट दौड़ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सेटअप था जहां से पता लगाया गया। अभी देखिए क्या ऑब्जर्वेशन थे इस एक्सपेरिमेंट के, यही कि द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल जैसे ही बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है सरफेस पे, मतलब देयर इज नो टाइम लैग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ द लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई यहाँ पे टाइम लैग नहीं है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक चीज है, मैंने ये तो बोला कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बट अगर आपकी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, जैसे न्यू नॉट जिसको नाम दिया गया है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उस फ्रीक्वेंसी के आप यहाँ पे लाइट मारोगे, बट आपने क्या किया, लाइट या नंबर ऑफ फोटॉन्स के नंबर इंक्रीज कर दिए, इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी, तब क्या होगा, तब देखिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। मतलब ब्राइटनेस ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है, ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर ये नहीं बोलेगा कि आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स है, वो बोलेगा ब्राइट लाइट में, डिम लाइट में। तो आपको क्या पता चलेगा, ब्राइट लाइट का मतलब होता है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स है, ठीक है। तो आपने जैसे लाइट की ब्राइटनेस बढ़ा दी बच्चा, तब क्या होगा, आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स हो जाएंगे इंक्रीज। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होते ही आपके जो इजेक्टिंग आउट, जैसे ही आपने ये मेटल प्लेट है यहाँ पे आपने मारने वाले जो फोटॉन्स है उनके नंबर इंक्रीज किए, उसी के साथ साथ आपके जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो रहे बच्चा, उनका नंबर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एक चीज तो है कि अगर न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे एक और बहुत बड़ी बात है, न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी के अगर फोटॉन्स आप डालते हैं तब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे, नंबर डिपेंड करता है कि इनका कितना नंबर है, इनकी कितनी ब्राइटनेस है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स मारेंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे। तो बस यही यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सारी चीजें मेंशन्ड है। आई होप यहाँ तक चीजें समझ आई हो। चले आगे, चलिए नेक्स्ट है बच्चा फेलियर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में देखिए द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड। में तीसरी ऑब्जर्वेशन है हमारी कि जब फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम है, दिखाई दे रहा है, जब फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम आउट, या ज्यादा है सॉरी, जब इजेक्ट ये न्यू नॉट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, राइट, न्यू अगर ज्यादा है, अब आपने क्या किया, फिर से आपने वही मेटल सरफेस पे आपने डाली लाइट, ठीक है, आपने डाली लाइट। अब जो आपने फ्रीक्वेंसी डाली वो एक्चुअली ज्यादा है देन योर न्यू नॉट। न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड से ज्यादा की डाल दी, मतलब मुझे सिर्फ न्यू नॉट चाहिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होने में। अब एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी का मैं क्या करूं, तो बच्चा जो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी अगर चुन्नी सी भी थोड़ी सी भी आपने एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी दे दी न्यू नॉट से, तो वो इलेक्ट्रॉन की जो इजेक्ट आउट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब जो इसकी एनर्जी है, पहले क्या बोला था मैंने, पहले बोला था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं उन पे,
बट अब अगर आपसे पूछेगा कि इसकी एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो इजेक्ट आउट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, तो बोलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी पे। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आप फेंकेंगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यही चीज यहाँ लिखी है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज with increase in frequency of light। जैसे जैसे frequency of light increase होगी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी बच्चा आपकी इंक्रीज होगी। समझ आया? समझ आए? जो भी डाउट्स है आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चले अब यहाँ पे देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है। अब ये जो सारी फाइंडिंग्स है ऑब्वियसली कॉन्ट्राडिक्टरी है टू मैक्सवेल, है कि नहीं? दीज फाइंडिंग्स वर कॉन्ट्राडिक्टरी टू मैक्सवेल्स थ्योरी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड and the kinetic energy associated with them should depend on the intensity of light. It has been observed that through the number of electrons ejected does not depend, ये वही सारी चीजें लिखी है, upon the brightness of light. The kinetic energy of the ejected electron does not to justify these findings. Max von Planck gave his quantum theory. अभी जो सारी खामियां रह गई थी इसको जस्टिफाई करने के लिए आपकी आई क्वांटम थ्योरी। ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे वही बोल रहा है कि मैक्स प्लैंक, सॉरी, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्स प्लैंक इज डिफरेंट। देखो कितने सेम नाम है, मैक्स प्लैंक जिन्होंने क्वांटम थ्योरी दी, मैक्सवेल जिन्होंने आपकी ये वाली थ्योरी दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग तो क्या होना था कि अगर मैं इंटेंसिटी या नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करूंगी तो नंबर ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, इजेक्ट आउट होने लग जाने चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि वो जो फोटॉन्स में मेटल प्लेट पे डाल रही हूँ उनकी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा। बट यस, वो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो पक्का डिपेंड करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, वो पक्का वो डिपेंड करेंगे। सिमिलरली कितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहा है वो भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी से आपकी लाइट गिर रही है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी तो क्या होगा, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स आपके निकलेंगे। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ आया? चले आगे बच्चा, कोई भी डाउट है तो पूछो, अदरवाइज मैं आगे चलती जाऊंगी। राइट, अब ये थी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जिसके दो बहुत बड़े फेलियर्स थे। फर्स्ट फेलियर वाज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सेकेंड फेलियर वाज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब ये फेलियर्स को मद्देनजर रखते हुए कि जो वेव्स हैं वो वेव्स की तरह बिहेव नहीं कर रही है, एक्चुअली एनर्जी किस पे डिपेंड हो रही है, जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इन सब पे डिपेंड कर रही है। तो अब एक नई थ्योरी आई जो थी प्लैंक थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये लास्ट थ्योरी है बच्चा। अभी इसके बाद कोई भी अभी मॉडर्न साइंस में तो कोई थ्योरी नहीं आई है जो आपके एटॉमिक मॉडल को समझाए। यस, ये थ्योरी आपके एटॉमिक मॉडल को समझाती है, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं ये। राइट, अब जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है दिस इज द मोस्ट मॉडर्न थ्योरी जो सबसे ज्यादा एक्सप्लेन कर पाती है आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। पहले ये थ्योरी पढ़ते हैं कि ये क्या कहती है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बिहेव या बिलीव करती है बच्चा क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। किस पे? क्वांटाइजेशन। ये बहुत बार वर्ड आ चुका है, इस चैप्टर में आएगा क्वांटाइजेशन। मैंने हर बार बोला है क्वांटाइजेशन का मतलब होता है एक मोटा मोटा मानो तो एक पैकेट्स की तरह कि जो एनर्जी है वो लेवल्स में इंक्रीज होती है, ऐसे सीधे सपाट इंक्रीज नहीं होती। एनर्जी है आपकी वो क्वांटाइज रहती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी मैटर कैन emit एंड absorb एनर्जी ओनली इन होल नंबर्स। मैंने आपको बताया था कि जैसे एनर्जी है, जैसे कि एक सीढ़ियां होती है इस प्रकार से, मैं सीढ़ी चढ़ती हूँ तो कैसे चढ़ती हूँ, फर्स्ट स्टेप से मैं सेकंड पे जाती हूँ, थर्ड पे जाती हूँ, फोर्थ पे जाती हूँ। मैं फर्स्ट स्टेप से 1.2 स्टेप पे नहीं जाती, 1.4 स्टेप पे नहीं जाती, फर्स्ट से मैं सेकंड पे ही जाती हूँ। बट अगर मैं कोई एस्केलेटर लूँ, एस्केलेटर या वो जो आजकल एयरपोर्ट्स में लगे होते हैं या आजकल तो रेलवे स्टेशन पे भी लगे होते हैं जो ऐसे ऐसे सामान लेके जाती है आपकी, अपने आप लेके चली जाती है ना। तो अगर मैं इस पे, ये जो सीधी सपाट है इस पे मैं अगर जाऊंगी तो क्या होगा, मेरी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ेगी, 1 से 1.1, 1.01 भी बढ़ेगी, 1.2 भी बढ़ेगी। राइट, तो यहाँ पे जो इंक्रीज है वो क्वांटाइज नहीं है,
यहाँ पे क्वांटाइज इंक्रीज नहीं है, यहाँ पे है। तो क्वांटाइज का मतलब होता है इसे लेवल्स में, फर्स्ट से सीधा सेकंड लेवल पे जाता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से समझिए कि क्वांटाइज का मतलब क्या है। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, मैटर कैन एमिट एंड एब्जॉर्ब एनर्जी। ये बोलते हैं कि जो भी मैटर है वो या तो एमिट या एब्जॉर्ब करता है एनर्जी। आप और मैं भी तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, है ना। एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन होल नंबर मल्टीपल्स, मतलब कि या तो वो h न्यू एनर्जी होगी या 2h न्यू होगी या 3h न्यू या 4h न्यू एंड सो ऑन। 4.5 h न्यू एनर्जी किसी के पास नहीं होगी। मतलब जो लाइट है वो एक पैकेट की तरह है, या तो आपके पास एक पैकेट होगा या दो पैकेट होंगे, आपके पास एक और 1.5 पैकेट्स नहीं हो सकते। आप बाजार से भुजिया का पैकेट लाते हो, राइट, तो वो ऐसे भुजिया के पैकेट्स मानिए कि इतने सारे भुजिया के पैकेट्स है और उनका कोई और साइज नहीं आता, सिर्फ एक साइज के आते हैं, वो वन साइज ओनली, वो है आपकी लाइट या आपकी एनर्जी। Because the energy can be released only in specific amounts, we say that allowed energies are quantized, their values are restricted to certain quantities. तो अब जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पहली बात तो बोलती है कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है। क्या बोला कि एनर्जी कैसे इंक्रीज होती है, या तो h न्यू होगी या फिर एक, मैंने एनर्जी का फॉर्मूला आपको बताया होगा, एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू h न्यू। वेरी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, E is equals to h nu, very important formula, right? Energy is equals to h nu. न्यू क्या है आपका, न्यू है आपकी फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, E is equals to h c बाय लैम्डा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है। इस फॉर्मूले पे इतने सवाल आते हैं, ये इतने फेवरेट है आपके एग्जामिनर के, मैं बता नहीं सकती। यस, इतने इजी फॉर्मूलेज पे सवाल आते हैं आपके। तो E इज इक्वल्स टू एच न्यू और दूसरा है E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, राइट। अब देखिए, बिकॉज एनर्जी कैन बी रिलीज्ड only in specific amounts, we say that the allowed energies are quantized, their values are restricted to certain quantities। यही कि कुछ क्वांटिटी ही हो सकती है, या तो एक हो सकती है दो, तो वही क्वांटाइज रेस्ट्रिक्टेड है, तो इन्हीं को हम अलाउड एनर्जीज भी बोलते हैं कि अलाउड ही है, यही अलाउड एनर्जीज हैं। अब धीरे धीरे मैं और मॉडल ऑफ एटम बताऊंगी ना, उसमें सेंस, मतलब सेंस और बनाएगा आपके लिए, कि जैसे अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, तो उसके बाद सेकेंड में ही जाएगा, 1.5 में नहीं जाएगा, राइट। तो ये सेंस बनाने के लिए अभी से सेंस बनाने लग जाओ कि अलाउड एनर्जीज, कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है, तो एक बार हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख ही लेते हैं, इस प्रकार से है, राइट, इस प्रकार से। तो या तो मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा, या फिर यहाँ मिलेगा, या फिर यहाँ मिलेगा, राइट। इसके बीच में मेरे को कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। जो इलेक्ट्रॉन है वो मेरा केवल अलाउड एनर्जी में मिलता है, अलाउड एनर्जी के ऑर्बिटल्स में मिलता है। आइए चीज समझ। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का फंडा ये दूसरा साइंटिस्ट है जिन्होंने दिया था, पहले हमारे बोहर भी थे, उन्होंने भी बोला था कि फिक्स्ड एनर्जी, याद है, फिक्स्ड एनर्जी में हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, उन्होंने भी बोला था। अब इन्होंने और फर्दर, अगर पर किसी को क्रेडिट दिया जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी अच्छे से एक्सप्लेन करने का, देन दैट इज मैक्स प्लैंक। अब देखिए नेक्स्ट है, अब मैक्स प्लैंक ने और क्या बताया था। मैक्स प्लैंक सजेस्टेड कि जो EM रेडिएशन है ऑल्सो हैव पार्टिकल नेचर होता है, ये उन्होंने बोला था मैक्स प्लैंक ने। अभी तक हम मैक्सवेल की थ्योरी जो पढ़ के आए उसमें क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वेव नेचर है, बट वेव नेचर कितनी जगह फेल हुआ, हमने देखा दो फेलियर्स देखे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। अब वो फेलियर्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लैंक आए, जिन्होंने बोला कि एक्चुअली लाइट का या आपकी रेडिएशंस का डुअल नेचर सजेस्टेड कि EM रेडिएशंस आल्सो हैव पार्टिकल नेचर, उनका पार्टिकल नेचर भी होता है। हियर द रेडिएशंस ट्रैवल इन फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट, जैसे कि मैंने बताया कि जो आपकी लाइट है वैसे पैकेट ऑफ एनर्जी की तरह ट्रैवल करती है। दिखाई दे रहा है, ये लाइट आ रही है, आपको तो दिखती है लाइट एकदम सीधी आती हुई। अब आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, जैसे लाइट है, राइट। अब मैं ऐसे पैकेट इतनी तेज फेंकूं, कभी आपने वीडियो देखा है बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे करते हुए, तो जब हाई स्पीड पे करते हो तो क्या होता है कि आपको लगेगा कि जैसे एक पैकेट ऑफ एनर्जी धीरे धीरे आ रहा है, तो और उसी को हाई स्पीड से देखो तो लगेगा कि वो एकदम स्ट्रेट लाइन में एक ही चीज आ रही है, एक लाइन की तरह, एक वेव की तरह आ रही है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि वो इतनी स्पीड से आता है कि हमें पता भी नहीं चलता उस पैकेट और उसके पिछले वाले पैकेट में कोई डिस्टेंस भी है,
right? But light has also a particle nature, तो here the radiations travel in form of energy packets के फॉर्म में वो ट्रैवल करते हैं. The smallest packet, जो सबसे छोटा पैकेट होता है इन रेडिएशंस का, उसको हम बोलते हैं बच्चा क्वांटम. क्या बोलते हैं? क्वांटम. The smallest quantity packet of energy that can be emitted or absorbed as electromagnetic radiation, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं quantum. The energy of a single quantum is proportional to the frequency of the radiation. ये बहुत important formula है. क्या है कि जो energy होती है बच्चा एक single quantum की, वो actually directly proportional होती to its frequency. जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी, याद रखना. तभी मैंने बोला कि जो हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है वो हार्मफुल होती है आपके लिए, क्योंकि उनमें इतनी एनर्जी होती है कि वो आपके सेल के, आपकी बॉडी किसकी बनी है? सेल्स की बनी है ना, तो सेल के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकती है. उसमें इतनी एनर्जी भर देगी कि जो सेल का स्ट्रक्चर है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ना, इसीलिए वो हार्मफुल होती है. एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. अब जो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है हमेशा हमें हटाना होता है और इसकी जगह इक्वल्स टू लाना होता है इक्वेशन बनाने के लिए. तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम हमेशा एक कांस्टेंट लगाते हैं. तो यहाँ पे इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट आता है दैट इज h, जिसी को हम क्या बोलते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट. इसी के नाम से तो फेमस है. क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट. और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? मुझे कौन बताएगा चैट बॉक्स में? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट? यहाँ पे लिखी हुई है वैसे तो 6.626 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी की आपको यूनिट्स भी पता होनी चाहिए. क्या है? जूल सेकेंड्स. आई समझ. एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं हर बार, विच इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट. तो मैक्स प्लैंक एक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला कि रेडिएशंस एक्चुअली उनका पार्टिकल नेचर भी होता है. ठीक है. एंड वी नो लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सिंपल. अब आगे चलते हैं. कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन्स. अब एनर्जी ऑफ फोटॉन्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो फॉर विजिबल लाइट द वर्ड फोटोन कैन बी यूज. अभी मैंने क्या बोला था? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी को क्वांटम बोल रहे थे. बट जब हम लाइट की बात करते हैं तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी को हम फोटोन के फॉर्म में भी बोल सकते हैं. एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ कैन बी डिराइव्ड एज दिस. ठीक है. कैसे? मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला तो बताया था, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, राइट. देयरफॉर एनर्जी क्या हो सकती है? एनर्जी हो सकती है एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा. तो वही हमने यहाँ पे लिखा फॉर फास्टर एंड अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन. एच सी की वैल्यू भी यहाँ पे लिखी हुई है 2 into 10 to the power -25 जूल मीटर्स, राइट. ऑल्सो इफ एनर्जी इज टू बी फाउंड आउट इन EV यूनिट एंड वेवलेंथ इज गिवन इन एंगस्ट्रॉम, तो फिर हम ये भी यूज कर सकते हैं. अगर आपको एनर्जी किस में कैलकुलेट करनी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और आपको वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दी हुई है, तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. आपकी उसके लिए है. अदरवाइज एक फॉर्मूला याद रख लीजिए विच इज E इज इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा. ठीक है. ये सिंपल सा है जो हमें मैक्स प्लैंक ने दिया था. ठीक है. चलिए आगे चलिए. अब कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन्स में द टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स. अब टोटल कितनी होगी? सिंपल सी बात लिखी हुई. टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन कितनी होगी? अगर एनर्जी ऑफ वन फोटॉन इज h न्यू, तो अगर मेरे पास n नंबर ऑफ फोटॉन्स है तो एनर्जी टोटल कितनी हो जाएगी? NH न्यू या NHC बाय लैम्डा. सिंपल सी इक्वेशन है. चले आगे. अब क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी उसी एग्जांपल से एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैं आपको हर बार बता देती हूँ. द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड, है ना. When the energy absorbed or emitted by an object is an integral multiple of some fixed quantity, the energy is quantized. Energy क्या है? Quantized, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ फिक्स्ड क्वांटिटी है वो.
ठीक है। अब जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पर्सन वॉकिंग अप द स्टेप्स इंक्रीजेस इन स्टेप वाइज क्वांटाइज मैनर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पर्सन वॉकिंग अप रैंप इंक्रीजेस इन यूनिफॉर्म और कॉन्टिन्यूअस मैनर। आया समझ? अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी एक फेमस फॉर्मूला है फिजिक्स में, mgh। जितनी हाइट पे आप होंगे आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे जब मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहा है ये बंदा, फर्स्ट सीढ़ी सेकंड सीढ़ी, राइट, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टेप वाइज इंक्रीज हो रही है, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे इंक्रीज हो रही है, ऐसे इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है। बट यहाँ पे इसकी हाइट यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, 1 से 1.1, 1 से 1.01 भी आता है, 1 से 1.001। तो यहाँ पे इसकी हाइट यूनिफॉर्मली बहुत सारी क्वांटिटी से होते हुए गुजर रही है। तो ये जो चेंज है ये कंटिन्यूअस मैनर में चेंज है, ये क्वांटाइजेशन रिप्रेजेंट नहीं करता। इस प्रकार से एनर्जी जब चेंज होती है 1 से 2 से 3 से 4 तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। सिंपल, आई समझ? चलिए नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एज पर प्लैंक्स थ्योरी, ये तो हमने कर ही लिया। अब है लाइट एज पार्टिकल्स एंड वेव्स। अब देखिए मैंने क्या बोला, लाइट दो तरीके से डिस्क्राइब की जाती है कि इसके दो फॉर्म होते हैं, लाइट पार्टिकल के फॉर्म में भी है, लाइट का वेव फॉर्म भी, इसीलिए इसको बोलते हैं डुअल नेचर। क्या बोलते हैं? डुअल नेचर है लाइट का, कि इसका पार्टिकल फॉर्म भी है और इसका वेव फॉर्म भी है। देखिए इसके पार्टिकल्स एक्सप्लेन्ड बाय प्लैंक्स थ्योरी, देखिए इसकी वेव एक्सप्लेन्ड बाय योर मैक्सवेल्स थ्योरी, राइट। अब नेक्स्ट है विच हैज मोर एनर्जी, किसके पास ज्यादा एनर्जी? जल्दी से ये क्वेश्चन कीजिए। अ फोटोन ऑफ इंफ्रारेड लाइट या फिर अ फोटोन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। कैसे आप इसको अप्रोच करेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है, इतनी देर से हम लाइट की ही बात करें, एनर्जी की ही बात करें। हाउ विल यू अप्रोच दिस क्वेश्चन? विच हैज मोर एनर्जी, किसके पास ज्यादा एनर्जी है? आप में से कोई मुझे बताएगा। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल्स टू एच न्यू। मैंने और मदद कर दी आपकी, अब तो बता दो, अब तो बता दो मुझे। E इज इक्वल्स टू एच न्यू। किसकी ज्यादा एनर्जी होगी? एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? जल्दी से देख के बताओ मुझे। जल्दी से देख के बताइए, मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स। यस एवरीबॉडी, 2 आंसर्स आ गए हैं मेरे पास। एनीबॉडी एल्स वांट्स टू ट्राई? 2 ही बच्चे क्यों आंसर कर रहे हैं? ठीक है, और आंसर्स आ गए हैं, किसी और को बचा है देना आंसर्स? जब तक सभी नहीं देंगे मैं नहीं बताऊंगी, ये तो इतना इजी सवाल है, जल्दी से बताओ। इब्रार, आंसर द क्वेश्चन इब्रार। ओके ठीक है, ऑलमोस्ट सभी ने सही आंसर्स दिए, वेरी गुड। एक्चुअली इट इज अल्ट्रा वायलेट लाइट, राइट। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, और हमने देखा ही था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी बिटवीन इंफ्रारेड एंड अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, आईआर की वेवलेंथ ज्यादा है, तो आंसर हो गया इंफ्रारेड। ठीक है, चलिए, क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी न्यू से। ठीक है, चले आगे। चलिए अब आपके पास एक और सवाल है, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ 10 to the power -7 मीटर विच हैज एनर्जी इक्वल टू 5 × 10 to the power -19 जूल, राइट। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन, आपको फोटोन की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। क्या क्या कैलकुलेट करना है? वेवलेंथ आपको दे रखा है इन टर्म्स ऑफ 10 to the power -7 मीटर्स विच हैज एनर्जी, आपको एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 5 × 10 raised to the power -19
जूल्स। आपको एनर्जी दे रखी है और आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो दिस इज वेरी इजी। वंस अगेन क्या होता है आपका फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। एनर्जी की वैल्यू आपके पास है विच इज 5 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल्स टू h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट विच इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू c की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10⁸, राइट। एंड सिमिलरली जो हमारा लैम्डा है वो तो हमें कैलकुलेट करना है, तो ये ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। कैन आई ट्रस्ट यू विद द कैलकुलेशंस, ये कैलकुलेशन भी करके दिखाऊं, ठीक है। चलो मैं दिखा देती हूँ ताकि आपको, कई लोगों को ना पावर्स में दिक्कत होती है, तो हम पावर्स एज इट इज रखते हैं, बाकी मैं कैलकुलेट करती हूँ, ठीक है। तो बाकी अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो क्या आंसर आएगा देखते हैं, 6.626 इंटू 3 किया हमने, उसके बाद इसको करना है डिवाइडेड बाय 5, तो बच्चा आंसर आता है 3.975। आंसर आता है हमारा 3.975, इस प्रकार से आंसर आता है, ठीक है। 3.975 के अराउंड हमारा आंसर आता है। ये आता है हमारा इंटू 10⁻⁴। अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए -34 + 8, तो 34 - 8 करेंगे तो कितना होगा 34 - 8 विच इज इक्वल टू 26, तो आ जाएगा -26, राइट। अब इसको क्या किया आपने 10⁻⁻19 से डिवाइड किया था, 10⁻⁻19 से डिवाइड किया था, क्योंकि 5 से तो हम डिवाइड कर ही चुके। तो -26 को जब 10⁻⁻19 से डिवाइड करते तो क्या होगा, तो होगा बच्चा 3.975 इंटू 10⁻⁻26 -19, राइट। जो जिसका डिविजन होता है वो ऐसे माइनस में हो जाता है, तो 26 माइनस -19 इज +19, तो कितना हो जाएगा -19 इज इक्वल टू 7, कितना हो जाएगा 3.975 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स इज द आंसर। तो बस यही आपको बताना है, तो 3.975 इज द आंसर। आई होप यहाँ तक सभी को समझ आया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए। अब ए फोटोन ऑफ विच लाइट हैज मैक्सिमम एनर्जी, ये तो फिर से बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दीजिए मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एनर्जी, फोटोन ऑफ विच लाइट हैज मैक्सिमम एनर्जी। देख रही हूँ मैं चैट बॉक्स, आंसर दिस क्वेश्चन फॉर मी, आंसर दिस क्वेश्चन फॉर मी। Which photon of light has maximum energy? Maximum energy, correct. It is absolutely violet, right? जिसकी होती है सबसे कम wavelength, उसकी होती है सबसे ज्यादा frequency, isn't it? तो इसी की सबसे ज्यादा energy होगी, which is violet, absolutely correct. चलिए next है wavelength of a photon having an energy of 2 electron volt will be. यहाँ पे किसकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी, इसको होमवर्क क्वेश्चन की तरह ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फॉर्मूला राइटिंग की भी प्रैक्टिस होगी और लिखने से याद भी जल्दी जाता है। यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज आपको पुट करनी है। वेवलेंथ ऑफ फोटोन, आपको एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, आपको केवल यहाँ पे वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब हमारी आ जाती है कि अब प्लैंक ने बता दिया, प्लैंक ने क्या बताया, प्लैंक ने बताया कि जो हमारी रेडिएशंस है वो डुअल नेचर की है, उनका पार्टिकल नेचर भी है और उनका वेव नेचर भी। बताया कि लाइट पार्टिकल की तरह भी है और लाइट वेव की तरह भी है। और दूसरी बड़ी चीज उन्होंने एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को रिलेट किया कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन के, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, इज इक्वल्स टू h न्यू। वो भी किसने दिया, प्लैंक ने दिया,
राइट अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी में हमने क्या देखा था कि जब मैम मैं ब्लैक बॉडी हीट करती थी, मैं इस प्रकार से जब मैं इसे हीट करती थी तो मैंने देखा था कि इसका कलर चेंज हो रहा था। सबसे पहले इसका कलर होता था रेड, फिर होता था वाइट के अराउंड, फिर हो जाता था इसका कलर ब्लू। तो कलर चेंज हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि कलर क्या हो रहा है। अब इसको जैसे जैसे आप एनर्जी दे रहे हो या हीट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप इसकी एनर्जी कर रहे हो इंक्रीज। तो जब एनर्जी इंक्रीज होगी तो हमने एक बात पढ़ी है कि जब इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी तो बच्चा इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो इसीलिए क्या हो रहा है, उसका कलर रेड से ब्लू की तरफ जा रहा है, क्योंकि ब्लू की फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है इस डायरेक्शन में, हो रही है कि नहीं। तो इस डायरेक्शन में क्योंकि एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो इसीलिए उसका कलर भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी एक्सप्लेन कर दिया प्लैंक ने, इज इक्वल टू एच न्यू से एकदम एक्सप्लेन कर दिया ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे। आई चीज समझ, चले आगे चलिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद है क्या था, वो था कि जब मैं मेटल सरफेस पे लाइट मार रही थी तब मेरे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो रहे थे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट। पर मैक्सवेल ने बोला था कि केवल क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स अगर इजेक्ट आउट नहीं हो रहे हैं तो आप इंटेंसिटी बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो जाएंगे। बट ऐसा तो नहीं हुआ था, केवल जब मैंने क्या किया था, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई थी तभी क्या हुआ था, मेरे इलेक्ट्रॉन्स हुए थे बच्चा इजेक्ट आउट हुए थे। एक सेकेंड, हाँ जी ठीक है, कोई डाउट नहीं है, मैं बीच बीच में चैट बॉक्स आपका देखती रहती हूँ कि कोई डाउट आ जाए तो आप मेरे से पूछ ले, ठीक है। 1 सेकेंड। ठीक है, सारी चीजें हम कर चुके हैं ठीक है। अब इसके बाद क्या था, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने देखा था कि मेटल प्लेट पे जब मैं सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स डालती हूँ, जैसे कि जब तक मैंने न्यू नॉट के फोटॉन्स डालती हूँ तभी मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होता है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन क्या था कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसको मैंने बोला था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बोला था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैंने उसे बोला था वो चाहिए टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन, बोली थी ये चीज, ठीक है। तो अब क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब ये भी हो गया कि मिनिमम एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एक मिनिमम एनर्जी चाहिए मुझे, एनर्जी का फोटोन चाहिए, तभी जाके वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर सकता है। अभी जो मिनिमम एनर्जी है, ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई, बट जब इसी फ्रीक्वेंसी को मिनिमम एनर्जी के फॉर्म में बोलती हूँ, मिनिमम एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच न्यू नॉट, यही तो होता है, एनर्जी होती है एच न्यू। बट जब तक फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के इक्वल नहीं है, थ्रेशोल्ड के इक्वल नहीं है, तब तक आपका इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट आउट नहीं होगा, ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी क्या हो गई आपकी, एच न्यू नॉट हो गई मिनिमम। तो मिनिमम एनर्जी को एक और नाम से बोला जाता है विच इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार आपको सिर्फ यही एग्जाम में होगा कि इस मेटल का वर्क फंक्शन बताओ। तो वर्क फंक्शन से वो पूछना चाह रहा है मिनिमम एनर्जी एच न्यू नॉट आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या मिनिमम एनर्जी बोल लीजिए, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ये चीज समझ। फिर मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जब अगर ये जो मैं यहाँ पे आपका फोटोन डाल रही हूँ, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा है तो फिर जो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी होगी वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो अब मैं क्या निकालती हूँ, अब मैं निकालती हूँ एनर्जी ऑफ वन क्वांटम। क्या निकाल रही हूँ, एनर्जी ऑफ वन क्वांटम। उसका क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ पे देखिए, एनर्जी ऑफ वन क्वांटम क्या होगा, एनर्जी ऑफ वन क्वांटम क्या होगा आपका, एनर्जी ऑफ वन क्वांटम हो जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट।
राइट। अब एनर्जी ऑफ वन क्वांटम कितना है आपका, वो है एच न्यू। थ्रेशोल्ड एनर्जी आपकी कितनी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है आपकी एच न्यू नॉट, प्लस काइनेटिक एनर्जी हमेशा होती है हाफ mv²। ये फॉर्मूला होता है बच्चा काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो एक क्वांटम मतलब ये जो आपका फोटोन आ रहा है इसमें कितनी एनर्जी है, वो न्यू एनर्जी, मतलब वो न्यू नॉट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का आपका फोटोन आ रहा है। अब उसकी कितनी आपकी एनर्जी है, तो इस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, इस क्वांटम की एनर्जी होगी जितना इसका वर्क फंक्शन है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलो या फिर इसको क्या बोलो, इसको मैं वर्क फंक्शन भी बोल सकती हूँ। क्या बोल सकती हूँ, एक ही बात है, इसको बोल सकती हूँ वर्क फंक्शन प्लस हाफ mv²। ये चीज समझ, क्या बोल सकती हूँ, प्लस हाफ mv², राइट, ठीक है। और बाकी चीजें तो हम डिस्कस कर ही चुके कि जब हमारा न्यू जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नॉट से ज्यादा है तो वो हमारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसी पे मैं एक ग्राफ भी दिखा देती हूँ आपको। ये ग्राफ देखिए, ये कर्व से क्या समझ आ रहा है, नीचे एक्स एक्सिस पे है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट शोन ऑन द मेटल, मतलब कि यहाँ पे ये मेटल पे जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है ये उसको डिनोट कर रहा है, ये है न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी की लाइट। फिर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, तो उससे जब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट न्यू नॉट से कम है बच्चा तो इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं। न्यू नॉट पे क्या हुआ, न्यू नॉट पे उसकी जीरो काइनेटिक एनर्जी दिखाई दे रही है। जब मेरा न्यू नॉट है तो काइनेटिक एनर्जी है जीरो, है कि नहीं, क्योंकि वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी है। पर जैसे जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, जब मैं इस साइड जा रही हूँ तो फ्रीक्वेंसी हल्की हल्की बढ़ रही है, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो आप देखोगे कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ती जा रही है, दिखाई दे रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट कर्व, ये मुझे बताता है कि जैसे जैसे मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, किसकी फ्रीक्वेंसी, जो लाइट उस पर डाल रही हूँ, ये फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज हो रही है। पूरा आपको ध्यान रखना है, ये फ्रीक्वेंसी जैसे इंक्रीज होगी तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बच्चा, धीरे धीरे इंक्रीज होगी। ये चीज समझ, ये चीज समझ। अब यहाँ पे कई बार चीजें ना आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में कन्वर्जन करने के लिए आ सकती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का कन्वर्जन क्या होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 into 10⁻⁻19 जूल into 10⁻⁻19 जूल्स। ये होता है बहुत बार। जो एनर्जी है वो किस में एक्सप्रेस करते हैं, एनर्जी की जो टर्म है बच्चा, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, नो मैटर व्हाट एनर्जी, आप एनर्जी को या तो जूल में लिखते हैं, जूल में। ये जो आपके यूनिट्स हैं इनके बारे में बेहतर एक्चुअली आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री में हम केवल यूनिट लिख दी, पर आपके ना फिजिक्स में एक चैप्टर होगा यूनिट्स एंड डायमेंशंस, राइट, उसमें आप बहुत सारी चीजें अबाउट दीज यूनिट्स पढ़ेंगे कि ये होती क्या है, ये जूल आई कैसे, राइट। जूल तो इसके SI यूनिट है, राइट, बट इसको न्यूटन मीटर्स में कैसे हम लिख सकते हैं, वो सारी चीजें आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ फिजिक्स। तो वो मैं इस क्लास में नहीं सिखाऊंगी। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि एनर्जी की यूनिट होती है या तो जूल्स मोस्ट कॉमन, या फिर होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलोरीज भी होती है, बट कैलोरीज हम मोस्टली जब खाना वाना खाते हैं, न्यूट्रिशन काउंट करते हैं, तब कैलोरीज काउंट करते हैं। जब आप खाना, आप कोई भी पैकेट लेके आते हो बाजार से, वहां पे कैलोरीज में मेंशन होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मेंशन नहीं होती, राइट। बट ये सारी इंटर कन्वर्टेबल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो हम या तो जूल में लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखना होती है 1.602 into 10⁻⁻19 जूल्स। कितनी होती है, -19 जूल्स। ये चीज समझ, ठीक है। चले आगे, अब आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हमारा पूरा हो गया। जो नेक्स्ट चीज है, अब कंक्लूजन क्या रहा। अब इन सारी चीजों का कंक्लूजन बस इतना रहा कि जो मेरी लाइट है मैम, वो दोनों नेचर की है। मैक्सवेल ने बोला था वो एकदम वेव नेचर की है, बट प्लैंक ने बोला कि वो एक्चुअली वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करते। तो जब भी कोई आपसे कंक्लूजन पूछेगा तो आप लिखोगे कि जो हमारी लाइट है वो कैसी होती है, डुअल नेचर की होती है। कैसी होती है बच्चा, लाइट होती है डुअल नेचर की, कि उसका आपका पार्टिकल नेचर भी होता है,
ठीक है, प्लस उसका कैसा होता है, वेव नेचर। कैसा होता है, वेव नेचर भी होता है। आइए चीज समझ, पार्टिकल भी होता है और वेव नेचर भी होता है। जो वेव नेचर है वो काफी चीजें लाइट के बारे में एक्सप्लेन करता है, जैसे कि डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। जो वेव नेचर है वो 2-3 चीजें आपकी एक्सप्लेन करता है, फिनोमेना ऑफ लाइट, जैसे कि होता है आपका डिफ्रैक्शन। क्या होता है, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, राइट। ये सारे, अब ये फिनोमेना क्या है, ये फिनोमेना वंस अगेन यू विल लर्न इन फिजिक्स। बहुत अच्छे से पढ़ना, ये ऑप्टिक्स में आता है, वेव्स में आता है, ऑप्टिक्स एंड वेव्स। यस, फिजिक्स में 12th स्टैंडर्ड में आएगा, अभी नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये नीट वालों को तो इंटरेस्टिंग लगता ही है। मैं फिर से बता दूं कि कई सारे चैप्टर्स ना आपके एक्चुअली जब आप मेडिकल करने जाएंगे, या जो भी मेरे पास मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या नहीं है, ठीक है, या फिर आप इंजीनियरिंग भी करने जाएंगे तो आपको इंस्ट्रूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। तो ऑप्टिक्स है ना, वो डॉक्टर्स के भी काम आती है, क्योंकि ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स में आप पढ़ते हो लेंसेज और ये सारी चीजें। तो लेंस आप जब चश्मे बनाते हो लोगों के, तब आप क्या करते हो, लेंसेज का इस्तेमाल करते हो, वहीं से आपकी ऑप्टिक्स आती है। तो अभी जो 11th 12th में एक्चुअली जो आपका कोर्स है, अगर कोई बोलता है कि ये तो हमारे कहीं काम नहीं आएगा, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। केमिस्ट्री में भी आप जब दवाइयाँ के बारे में पढ़ते हो, जो नीट के स्टूडेंट्स है बच्चा, ठीक है, आप जब दवाइयाँ पढ़ोगे बड़ी क्लास में जाके, तो आपको दवाइयाँ समझने में ये जो बेसिक केमिस्ट्रीज आप अभी पढ़ रहे हो, अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी, इतनी मदद करेगी, इतनी मदद करेगी, एकदम से सारी चीज़ें नई नई लगेंगी, चीज़ें समझ आएंगी कि यहाँ पे। और इनऑर्गेनिक भी बहुत हेल्प करती है कि किसी दवाई में सल्फर क्यों है, किसी दवाई में नाइट्रोजन क्यों है, ये सारी चीज़ें क्यों है, कौन सी दवाई प्रेफर करनी चाहिए। तो ये अभी जो आपका बेसिक्स में, आई विल अगेन वंस अगेन टेल यू माय स्टूडेंट्स कि आपकी 11th 12th इतनी इंटरेस्टिंग है आपकी लाइफ में। आप जितना आपकी 11वीं 12वीं में सीखते हो, मैं सच बता रही हूँ, जितना आप 11वीं 12वीं में सीखते हो, उसके बाद तो क्या हो जाता है, आपका नीश हो जाता है कि आप अपना ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, यही पढ़ रहे हो, यही पढ़ रहे हो, ठीक है। बट जो 11वीं 12वीं के कॉन्सेप्ट्स है ना, ये जितना मतलब जो सीखता है अभी आप इस क्लास में, इतना लर्निंग बहुत इम्पॉसिबल है कहीं और पे मिलनी, सच में। ये दिस इज अ ग्रोथ ऑफ योर लाइफ। मतलब मुझे तो, बिकॉज आई एम ए साइंस स्टूडेंट, तो मेरे को इतनी जगह साइंस ने हेल्प किया है। और साइंस केवल आपका एकेडमिकली हेल्प नहीं करती है, साइंस आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली भी हेल्प करती है, आपकी मेंटल स्टेट को एकदम कूल डाउन एंड काम डाउन रखने में भी हेल्प करती है। स्पेशली जब अभी हम पढ़ रहे हैं क्वांटम नेचर, ये तो बहुत ज़्यादा करती है। आप बोलोगे कि मैम आप क्या बकवास कर रहे हैं, बट लेटर ऑन यू विल रियलाइज ऑन योर ओन। अभी आप पढ़ो धीरे धीरे, अभी तो आपके लिए सब्जेक्ट है ना, अभी तो आप सीख रहे हो चीजें। आपसे यही चीज मैं अगले साल इसी वक्त पूछूंगी, तो आपका भी थोड़ा अलग नजरिया होगा। तो आपको साइंस ऐसे इंटरेस्ट से पढ़नी चाहिए, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और ये आपकी ऐसी ऐसी जगहों पे आपकी लाइफ में काम आएगी कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि ये सब्जेक्ट ने मुझे हेल्प किया है। इट इज देयर टू मेक योर माइंड स्ट्रॉन्ग। इसीलिए बहुत सारे पेरेंट्स, इंडियन पेरेंट्स अभी भी बोलते हैं कि आप ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट मत लो, आर्ट हिस्ट्री मत लो, राइट। ये तो वो बच्चे लेते हैं जो नहीं पढ़ पाते, और ये मतलब ये तो है, मतलब ये तो पुराने ज़माने से चला आ रहा है, हमारी इंडियन मेंटालिटी है। साइंस का बच्चा है मतलब वो स्ट्रॉन्ग माइंडेड है। जब मैं आपकी एज की थी मैं भी नहीं मानती थी, मुझे लगता था कि उतना ह्यूमैनिटीज वाला भी तो बच्चा पढ़ ही रहा है, हिस्ट्री भी पढ़ ही रहा है, राइट। तो बट मुझे अब ऐसा लगता है कि जो बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, वो कहीं पास्ट में रह जाते हैं। जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं वो उसी घेराव में रह जाते हैं, किसी की साइकोलॉजी सुन लेते हैं, तो फिर क्या होता है, वो अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते। आप अपने अंदर दूसरों की थॉट्स भरे जा रहे हो, उसकी भी थॉट्स है। साइकोलॉजी क्या है कि किसी ऑथर ने ये लिखा और किसी साइकोलॉजिस्ट ने ये लिखा, तो आप अपने दिमाग में इतनी सारी इंफॉर्मेशन डालते जा रहे हो कि आपका दिमाग अब ये नहीं देख पा रहा कि मैं खुद से क्या महसूस कर पाऊँ। बट एक साइंस एक ऐसी फील्ड है, आई हैव रियलाइज्ड इन माय years and years कि साइंस एक ऐसी फील्ड है विच मेक्स यू प्रोग्रेसिव। ये एक इकलौती चीज है विच ओपन्स योर माइंड, ब्रॉडन्स योर माइंड, गिवन कि आप इसको ढंग से पढ़ो, गिवन कि आप समझो,
गिवन कि आप इसकी इंट्रिकेसीज को समझने में थोड़ा सा समय लगा दो, थोड़ा सा भी दे दोगे ना, इतना तो साइंस आपको भर भर के आपका माइंड स्ट्रांग करेगी। और आपको कितनी भी मुश्किलें आए लाइफ में, लाइफ इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज, ठीक है, कुछ ना कुछ आएगा ही, चाहे आपका अकेडमिक सुधर जाए, कुछ भी, कुछ तो टेंशन रहता है ये लाइफ में, राइट, क्योंकि लाइफ क्या एक बैलेंस बनाना पड़ता है ना। तो जितनी हैप्पीनेस आती है उसके साथ साथ थोड़ी टेंशन भी आती है। तो फिर से इस एज में आके, अभी तो आपके पास वैसे ही बहुत टेंशन 11th 12th क्लास की, राइट, तो मैं फिर से शुरू हो जाती हूँ ये बोलना, चीज़ें मुझे नहीं बोलना चाहिए ज़्यादा, बट दिस इज ट्रू, है ना। तो अपने डिसीजन कभी रिग्रेट मत करना कि हमने साइंस क्यों लिया। आपको थोड़ा अभी नहीं तो लेटर ऑन आके चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। चलिए, अब आया वेव का, हमने बात किया कि वेव नेचर, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, कुछ लाइट के फिनोमेना होते हैं जो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, वो आपके एक्सप्लेन करते हैं। और जो पार्टिकल नेचर है आपका, जो पार्टिकल नेचर है वो क्या एक्सप्लेन करती है, जो अभी मैंने आपको बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करती है। क्या क्या? ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। और किसी बच्चे को कभी कुछ बोलना है? अब देखो, मैं ये भी चाहती हूँ कि हम ना इस क्लास में थोड़ा सा इधर उधर की बातें भी करें, ठीक है, इधर उधर की बातें इन द सेंस कि आपके मन में क्या चल रहा है, टेंशन होती है, राइट। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो और अगर आप कहीं और नहीं जाते हो, कहीं अभी किसी से मिलना जुलना नहीं हो पा रहा, तो कंसिडर योर टीचर एज योर गाइड ऑल्सो, राइट, कि आप जो भी मुश्किलें फेस करो कि मैम ये हो रहा है, इतना टेंशन हो रहा है, ये वाला पार्ट नहीं हो रहा, सो दैट हम ये पूरी जर्नी को एकदम होलसम तरीके से तय करें। हमारे पास पूरे 2 साल हैं ये तय करने के लिए, सिलेबस तो हम कर ही रहे हैं, हम एकदम अपनी क्या बोलते हैं ऑनेस्टी से सारा सिलेबस करेंगे, साथ मिलके करेंगे, बट उसी ऑनेस्टी से आपको अपनी मेंटल हेल्थ, आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। ज़्यादा प्रेशर हो रहा है तो बताइए कि यहाँ इतनी मुश्किल आ रही है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना। तो बातचीत करते रहिए अपने टीचर से, अपने टीचर को ऐसे गाइड की तरह मानिए, है ना। अब हम इस जर्नी में जुड़ ही चुके, तो अब नेक्स्ट चीज़, ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, विच इज टूवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब हमारा आता है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने ये सीख लिया कि लाइट दो तरीके से बिहेव करता है, विच इज द वेव नेचर एंड द पार्टिकल नेचर। अब हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो एक्चुअली एटॉमिक मॉडल है राइट नाउ, जिसको माना जाता है कि ये बेस्ट डिस्क्राइब करता है एक एटम की मॉडल को। इसको भी समझने से पहले हमें 2 कॉन्सेप्ट और समझने पड़ेंगे, जो कि है डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक एक करके पढ़ते हैं। डी ब्रॉगली नेचर ऑफ मैटर क्या बोलता है? दिस इज डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो लाइट होती है इसके डुअल नेचर होते हैं, विच इज द वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। बट डी ब्रॉगली ने बोला कि लाइट ही नहीं, एवरी मैटर अराउंड यू, जो भी आप, मैं भी, एक ट्रक, एक बाइसिकल, एक सोफा, कोई भी मैटर ले लो, सारा का सारा मैटर कैसे बिहेव करता है, डुअल नेचर होता है उसका, पार्टिकल नेचर भी होता है वेव। देखो आप और मैं पार्टिकल में मान रही हूँ, मैं एक बड़ा सा पार्टिकल हूँ, एक ट्रक एक बड़ा सा और पार्टिकल है, या वो और छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, तो मैं मान रही हूँ कि मेरा पार्टिकल नेचर है। बट मैम मेरा वेव या किसी ट्रक का वेव नेचर कैसा हो सकता है? तो बच्चा वेव नेचर क्या है, देखिए यहां से आपको पता चलेगा। डी ब्रॉगली प्रपोज दैट मैटर शुड एग्जिबिट डुअल बिहेवियर दैट इज बोथ पार्टिकल एंड वेव। अब आपकी, मेरी या किसी ट्रक या किसी ट्रेन की वेव क्यों नजर नहीं आती? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो वेवलेंथ है वो किसके प्रोपोर्शनल है? h/mv। अब mv दिख रहा है, mv क्या होता है? mv इज योर मोमेंटम या p इज योर, बोथ ऑफ देम आर योर मोमेंटम। क्या होते हैं बच्चा? मोमेंटम होते हैं। मास इनटू वेलोसिटी, मतलब जितना मास बढ़ता जाएगा उतना ही आपकी वेवलेंथ कम होती जाएगी। अब इसको कंपेयर करना हमें किसी इलेक्ट्रॉन, किसी प्रोटॉन की वेवलेंथ, किसी लाइट, क्वांटम फोटॉन, वो तो कितने छोटे हैं। Those are the size of 10 to the power -31, ये 10 to the power -27, इतना छोटा छोटा साइज होता है। मतलब तो उनका मैं मास में चली गई, उनका साइज होता है, मतलब कि जो एटम का साइज है इट इज 10 to the power -10 मीटर।
उसका जो रेडियस है किसका, न्यूक्लियस का, इट इज 10⁻⁻15 मीटर। इतनी छोटी छोटी चीजें हैं। मास की बात करते तो एकदम सही थे। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg, इतना कम। आपका और मेरा मास कितना है, 60-70 kg, बहुत फर्क है। तो वो जो इतनी छोटी टाइनी क्वांटिटीज होती है उनकी वेव हमें दिखना क्या होता है, पॉसिबल हो पाता है, बट हमारी वेव हमें दिखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारी वेवलेंथ इतनी बड़ी होगी कि इट इज इम्पॉसिबल टू सी द वेवलेंथ, राइट। क्योंकि क्या है, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, ठीक है। अब मोमेंटम की जगह इसने क्या लिख दिया, 2m/ke। ये कैसे लिखा, क्योंकि हमें पता है कि हाफ mv स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी। अब इसने इस वेलोसिटी की जगह ये वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी, विच इज v इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 इंटू m, राइट, ये होती है, ठीक है। अब क्या हुई, इस पूरे पे लगा दिया हमने अंडर रूट, तो ये v की जगह रख दिया, ठीक है। अब यही सेम आपने इस प्रकार से लिख लिया, अंडरस्टूड दिस, ठीक है। ये m ऊपर चला जाएगा इवन दो, इस प्रकार से ये हुआ है। आई ये चीज समझ, ये सबसे पहली थी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, राइट, डी ब्रॉगली डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, इसी को बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। याद रखना, कैलकुलेट करने को आती है एग्जाम में, इसको बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। नेक्स्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने बोला था ये केवल और केवल बहुत टाइनी पार्टिकल्स पे एप्लीकेबल होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, फोटोन हो गया, बहुत छोटे पार्टिकल्स जिनको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उन पे एप्लीकेबल होता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है कि मैं एक समय पे किसी एक टाइनी ऑब्जेक्ट जैसे कि इलेक्ट्रॉन, फोटोन, प्रोटॉन की एग्जैक्ट लोकेशन और उसका एग्जैक्ट मोमेंटम एक टाइम पे नहीं बता सकता। मतलब या तो मैं उसकी पोजीशन बता सकता हूँ या मोमेंटम। इसका क्या मतलब है, इसको इस एग्जाम्पल समझते हैं। ये एग्जाम्पल दिख रहा है, ये एग्जाम्पल में क्या है बच्चा, यहाँ पे देखो मेरे पास एक माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप में जब भी मैं देखूंगी तो क्या जाएगा, कभी देखा है अपनी साइंस लैब में माइक्रोस्कोप, आप नीचे करके देखते हो तो आपको कोई पार्टिकल्स नजर आते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें से लाइट जा रही है ना। तो आपने फोटोन मारा, लाइट क्या होती है, फोटोन होती है, राइट। यहाँ से फोटोन आया, अब वो फोटोन आपकी आंखों में गया इधर, और यहाँ पे क्या था आपका इलेक्ट्रॉन। तो बच्चा यहाँ से जब वो फोटोन आया तो क्या किया उसने, इस इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा, क्योंकि वो फोटोन तो धक्का मार सकता है इलेक्ट्रॉन को, फोटोन धक्का मार सकता है इलेक्ट्रॉन को, धक्का मारा उसने, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो क्या हुआ, जब तक वो आपकी आंखों में पहुंची तो इसका पोजीशन और इसका मोमेंटम दोनों ही बच्चा बदल चुके थे। बदले थे कि नहीं बदले थे। अभी इलेक्ट्रॉन अगर इस पाथ पे चल रहा है तो ये फोटोन आके धक्का लगाया, और ये और क्या कि कोई भी लाइट मुझे धक्का लगा सकती है मेरा, तो आप एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम बता सकते हो। बट एक छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जैसे ही लाइट पड़ेगी वो वैसे ही उस जगह से हिल जाएगा, उसका पोजीशन भी चेंज हो जाएगा, उसका मोमेंटम, उसकी वेलोसिटी, उसका डायरेक्शन सब चेंज हो जाएगा। तो यही बोलते हैं हाइजेनबर्ग, कि हाइजेनबर्ग ने बोला कि मैं कभी ऑब्जर्व ही नहीं कर सकता कोई इलेक्ट्रॉन को और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो कभी बता ही नहीं सकता ड्यू टू दिस। इसी को बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ आप उसकी पोजीशन और मोमेंटम बता दो, नहीं हो सकता। ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, एकदम एक्यूरेटली, इफ एन अटेम्प्ट इज मेड to measure any of these two quantities with higher accuracy, the other becomes less accurate, right? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है delta x dot delta p is more than or equal to h by 4 pi, right? ये होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेल्टा x क्या है, change in your location, and delta p is your change in your momentum। तो delta x डॉट डेल्टा पी है, नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज मोर देन और इक्वल टू h बाय 4 पाई, राइट। ये केवल एक क्या है, एक कांस्टेंट है, h बाय 4 पाई इज अ कांस्टेंट, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 पाई इज वंस अगेन अ कांस्टेंट, राइट। तो ये ऐसे डिराइव किया गया था कि ये एक साथ में नहीं कभी पता लगा सकती साइमल्टेनियसली,
ठीक है, these with high accuracy, मतलब इनमें एकदम एक्यूरेटली तो हम बता ही नहीं सकते, दिस इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स डॉट एम डेल वी। क्यों लिख सकते हैं? डेल्टा पी इज व्हाट? डेल्टा एक्स इज योर चेंज इन पोजिशन। ये क्या है? चेंज इन पोजिशन है, चेंज इन पोजिशन है। सिमिलरली डेल्टा पी है आपका चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी, राइट। अब मास तो हमें चेंज नहीं कर सकते, चेंज क्या होता है? केवल वेलोसिटी। मास तो एज इट इज रहता है, मास नहीं चेंज होता, केवल वेलोसिटी इधर उधर जा सकता है, स्पीड चेंज हो सकती है। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π, या फिर डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm। ये सेम ही चीज है यहाँ पे लिखी हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोथ ऑफ दीज थिंग्स, कि इन दोनों चीजों पे आपका प्लैंक्स क्वांटम मॉडल आपका बेस्ड है। पहला क्या है कि डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, दूसरा है आपका हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इसके बेसिस पे हम क्वांटम मॉडल की शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है ये भी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, वहां ज्यादा बेहतर समझ आएगा। यहीं से शुरू करेंगे हम सिग्निफिकेंस से, राइट। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। वैभव आप क्या बोल रहे हैं मुझसे? मुझे समझ नहीं आए इमोजीज, मैं जेन जी जनरेशन से नहीं हूँ, मुझे इमोजी समझ नहीं आए, ठीक है। तो आई होप क्लास समझ आई होगी, नहीं आई तो डाउट्स पूछते रहो, राइट। आपके लिए मैं पढ़ा रही हूँ, अपने आप को नहीं पढ़ा रही, ये चीज याद रखना, ठीक है। डाउट्स पूछो, मेरे को भी मजा आएगा क्लास में। डाउट्स आ रहे हैं, बच्चे इंटरेस्ट दे रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। और जो आपका टेस्ट है, ऑल द बेस्ट फॉर दैट टेस्ट, एंड दैट इज इट। हम मिलते हैं फिर मंडे को। चलिए बाय बाय।